हेलो स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर्स में 24 जून का करंट अफेयर्स देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड इवोल्यूशन ऑफ मदर इंडिया मोटिव, कि कैसे जो है वो मदर इंडिया का किसने सबसे पहले जो है उसका डिस्क्राइब किया, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। उसके अलावा जिला परिषद स्कूल नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज़। थर्ड, अगर हम देख लें तो चाइल्ड लेबर रेस्क्यू ऑपरेशंस इन इंडिया 24-25 से रिलेटेड एक आर्टिकल है। उसके बाद दो विंग्स टू आवर होप्स, ये प्रेसिडेंट के स्पीचेस का कलेक्शन है और आरएसएस के चीफ है के लीडर हैं राम माधव, उनका एक बुक पब्लिश हुआ है, न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया। Next important news, Iran launches missile attacks on US bases in Qatar and Iraq. इसके अलावा NATO spending targets and expectations. पेपर 3 में अगर देख लें तो इकोनॉमी एग्रीकल्चर का जो सेक्शन है उसमें बीज उत्सव प्रमोट इंडिजिनस सीड्स। उसके अलावा सखालिन 1 ऑयल प्रोडक्शन, साथ ही साथ अदानी ग्रुप कमीशंस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके अलावा फर्स्ट एवर हाउस होल्ड इनकम सर्वे बाय MOSPI इन 2026, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ शार्क्स इन मरीन इकोसिस्टम, एशियाज क्लाइमेट इन 2024। पेपर 3 में इंटरनेशनल रिलेशंस अगर देख लें तो इंडिया एंड चाइना एंगेजमेंट एट SCO शंघाई कॉरपोरेशन से रिलेटेड एक ये न्यूज़ है, कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो इंडिया पॉजेस इंडस वाटर ट्रीटी प्रोसीडिंग्स। फिर क्वांटम वैली की एक न्यूज़ है, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश में अमरावती को क्वांटम वैली के तौर पे डेवलप करने की बात कही जा रही है। HAL bags TOT deal from ISRO for SSLV प्रोडक्शन। और अगर स्पोर्ट्स की बात कर लें तो KL राहुल का एक रिकॉर्ड नया बना है, इससे रिलेटेड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मदर इंडिया मोटिव की। अभी केरला में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें मदर इंडिया का एक इमेज प्रस्तुत किया गया और उसको लेके थोड़ा सा विवाद है। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कब से जो है वो मदर इंडिया का जो कंसेप्ट है उसको कब ले आया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे ले आया गया था। सबसे पहले जो मदर इंडिया का कॉन्सेप्ट है उसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था लेट 19th सेंचुरी में अपने आनंद मठ में, और उन्होंने इसको पर्सोनिफाइड किया था, एक इमेज थी और उसमें इनको एक हिंदू गॉडेस के तौर पे दिखाया गया था। और ये था कि हमारा जो भारत है उसका एक बहुत ही गौरवपूर्ण जो है वो पास्ट रहा है, और इंडिया का इस फ्रीडम स्ट्रगल में ये था कि हमें जो है वो फ्रीडम मिलनी चाहिए और वापस से जो हमारी पावर है, जो हमारे इन्फ्लुएंस है वो बढ़ना चाहिए। इसके अलावा आनंद में ही वंदे मातरम सॉन्ग का भी उल्लेख है, जो बाद में चल के इंडिया का नेशनल सॉन्ग बना। और 20th सेंचुरी की बात करें तो अबिंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कि भारत माता कैसी दिखनी चाहिए। उन्होंने जो अपना इमेज बताया उसमें वो उन्हें एक 4 आर्म गॉडेस, मतलब 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में बताया, और उनमें सिंबल्स दिए थे जैसे कि वाइट क्लॉथ था, सफ़ेद कपड़ा, पैडी के कुछ वो टुकड़े, और बुक्स थी, और एक हाथ में बीड्स था, बीड्स की माला थी। तो इस तरह से मदर इंडिया का कंसेप्ट जो है वो आनंद मठ में डिस्क्राइब किया गया है, और उसके बाद जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पुणे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के पुणे में जालिंदर नगर विलेज में जिला परिषद का एक स्कूल है जिसे कि शॉर्टलिस्ट किया गया है वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल प्राइज़ 2025 के लिए।
और ये इसको जो रिकॉग्निशन मिला है वो कम्युनिटी कोलैबोरेशन इन एजुकेशन में मिला है। ये इवेंट जो है वो T4 एजुकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि एक UK बेस्ड ग्लोबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा इस जिला परिषद स्कूल के अलावा 3 और भी स्कूल हैं इसमें नॉमिनेटेड, जिसमें कि हरियाणा, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के 3 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और ये जिस जिला परिषद को स्कूल को इसमें नॉमिनेटेड किया गया है, एक टाइम पे ये जो है वो बंद होने के कगार पे पहुंच गया था, लेकिन फिर वहाँ के जो विलेजर्स थे और बाकी लोगों ने इसको आगे लाने के लिए काफ़ी सारा काम किया। पार्टनरशिप की गई इसरो के द्वारा, IITs के द्वारा, और वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया गया। और उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये स्कूल आज वर्ल्ड के टॉप लेवल में सिलेक्शन के लिए नॉमिनेट हुआ है। अगर हम वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज़ की बात कर लें तो ये लॉन्च हुआ था 19 क्राइसिस के बाद, कोविड-19 क्राइसिस के बाद। और इसका एम है कि स्कूल्स को जो है वो उसमें मीनिंगफुल चेंजेस लाना, बोथ इन क्लासरूम और उसके अलावा ब्रॉडर कम्युनिटी लेवल पे भी परिवर्तन के लिए इसको ले आया गया है। लॉन्च किया गया ये अवार्ड जो है 2022 में, और एनुअली इसमें जो है वो प्राइज़ दिया जाता है। प्राइसेस का एम होता है टू सेलिब्रेट स्कूल्स वर्ल्ड वाइड फॉर देयर इनक्रेडिबल वर्क इन वेरियस कैटेगरीज। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिनमें कि असाधारण काम के लिए स्कूलों को जो है वो प्राइज़ दिया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, एम जो है वो यही है कि ग्लोबली जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इसके अलावा अगर अवार्ड से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि इंडिया इज़ अमंग द 6 कंट्रीज who are awarded 2025 Bloomberg Philanthropies Award for Global Tobacco Control। टोबैको के कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेके इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, रिकॉग्निशन एक प्रोवाइड किया गया है। और इंडिया में नेशनल टोबैको कंट्रोल सेल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है। तो उसने ये अवार्ड रिसीव किया एट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको कंट्रोल, जो कि डबलिन आयरलैंड में हुआ। तो ये प्लेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया का अवार्ड, इंडिया को ओ कैटेगरी में अवार्ड मिला। ओ रिफर्स टू द एम पावर पॉलिसी पैकेज ऑफ द WHO। ओ स्टैंड करता है ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको यूज़, मतलब ये कि किस प्रकार से टोबैको को छुड़ाया जा सके उसके लिए हेल्प प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू। इंडिया की बात कर लें तो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम इस इंडिया में चलाया जाता है ताकि बहुत जो भी लोग हैं उनको टोबैको कंज्यूम करने से रोका जा सके, और उनकी हेल्प के लिए ये प्रोग्राम है। WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि प्रोवाइड करती है एक फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट टोबैको कंट्रोल मेजर्स। चाइल्ड लेबर रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। इंडिया में तेलंगाना, बिहार और राजस्थान ये लीडिंग स्टेट्स हैं जहां पे चाइल्ड लेबर्स को रेस्क्यू किया गया है। 2024 और 25 के दौरान अरेस्ट हुए हैं बहुत सारे चाइल्ड लेबर केसेस से रिलेटेड, और इसमें मोर देन 250 NGOs का नेटवर्क है जिन्होंने मिल के काम किया है ताकि जो बच्चे लेबर जो फोर्स लेबर में इन्वॉल्व हैं उन्हें निकाला जा सके और उनके लाइफ को बेहतर बनाया जा सके। और ये एक रिपोर्ट है, बिल्डिंग द केस फॉर ज़ीरो, हाउ प्रोसिक्यूशन एक्ट्स एज ए टिपिंग पॉइंट टू एंड चाइल्ड लेबर। ये पब्लिश हुई है सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज, जो कि रिसर्च विंग है JRC पार्टनर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन का। तो इसमें वर्क में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। चाइल्ड लेबर अभी भी इंडिया में काफ़ी बड़ा इशू है, फैला हुआ है, और पॉवर्टी की वजह से और एजुकेशन की कमी की वजह से, सोशल इनइक्वालिटी की वजह से बच्चे फोर्स्ड हैं
लेबर में पार्टिसिपेट करने के लिए, काम करने के लिए। और इंडिया का जो एक्ट है, RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, वो कहता है कि बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु में, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। तो अगर बच्चे लेबर का काम करेंगे ये तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है एजुकेशन में इन्वॉल्व होना। तो सरकार भी चाहती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में जाएं और जो उनकी जो चाइल्डहुड है वो किसी भी प्रकार से डिप्राइव ना रहे, उन्हें भी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है मिले। और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो SDG का जो 8.7 नंबर का गोल है, इट एम्स फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन ऑल इट्स फॉर्म, सभी प्रकार से जो चाइल्ड लेबर है उसको बंद किया जा सके बाय 2025। 2 बुक्स पब्लिश हुई हैं जिनके नाम है, पहली तो है विंग्स टू आवर होप्स, ये एक सेकेंड वॉल्यूम है। ये राष्ट्रपति मिस द्रौपदी मुर्मू की 51 स्पीचेज़ हैं, उनका ये कलेक्शन है और इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश किया गया है। और इसका जो इंटेंशन है वो है टू सर्व एज ए गाइड फॉर बिल्डिंग अ विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो है ये इनके जो कलेक्शंस है उनको बुक के फॉर्म में रिलीज़ किया गया है। अगर राष्ट्रपति की बात कर लें तो राष्ट्रपति मुर्मू ने काफ़ी काम किया है इंडिया की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, और इन्होंने एजुकेशन में सोशल इश्यूज से रिलेटेड इनका जो पूरा जीवन है वो रहा है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के इन्होंने काफ़ी वर्क किया है और राष्ट्रपति बनने से पहले ये झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। और इनका जो करियर था वो फोकस था ऑन एडवोकेटिंग फॉर ट्राइबल राइट्स एंड एम्पावरिंग वुमेन। इसके अलावा राम माधव हैं, ये RSS के एक लीडर हैं, पॉलिटिशियन हैं, और इनकी भी एक बुक पब्लिश हुई है और इसका नाम है न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया। तो ये दोनों जो नाम है हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ईरान ने भी लॉन्च किया है, मिसाइल अटैक किया है US बेस पे कतर और इराक में। तो ये बेसिस के नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले US ने जो है वो ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पे जो है वो अटैक किया और उनको डिस्ट्रॉय किया। फिर रिटेलिएशन में ईरान ने जो US का बेस है, कतर में US का बेस है अल उदीद एयरबेस, यहाँ पे ये अमेरिका का लार्जेस्ट एयरबेस है वेस्ट एशिया में। तो ये नाम हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा इराक में भी इन्होंने जो US का जो इस्टेब्लिशमेंट था वहाँ पे अटैक किया है। और अगर हम इराक की बात करें तो इराक के आइन अल असाद बेस, ये नाम है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, आइन अल असाद बेस पे वहाँ पे अटैक किया गया है। और ये जो दोनों बेसेस हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बेसेस हैं। और कतर में 10,000 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जो इराक का बेस है वो भी उनका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बेस है। तो दोनों ही जगहों पे ईरान के द्वारा अटैक किया गया, लेकिन कतर ने भी बोला है और इराक ने भी कहा है कि इन अटैक्स में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान इन बेसिस को नहीं हुआ है। अल उदैद एयरबेस एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एसेट है US मिलिट्री का मिडिल ईस्ट में, और ये एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है फॉर एयर ऑपरेशन एंड कमांड कोऑर्डिनेशन के लिए। और कतर और US का जो है वो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट रहा है, उनके संबंध अच्छे रहे हैं, तो वहाँ पे इनका एयरबेस है। नेक्स्ट अगर हम अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लें तो नाटो से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है। नाटो का हेग में जो है वो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मीटिंग चल रही है। तो वहाँ पे बात कही जा रही है कि जो नाटो लीडर्स हैं वो भी अभी जो करंट की वर्ल्ड की सिचुएशन है उसको देखते हुए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर कंट्री जो है वो अपना डिफेंस में जो खर्च करती है उसको अपने GDP का 5% तक बढ़ाएगी। इसी के लिए मीटिंग चल रही है।
और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कहा है कि नाटो को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए, और माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे ये एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाएगा, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ जो नाटो के मेंबर कंट्रीज़ हैं ये सब एक कॉमन फंड इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें सारी कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करेंगी और उसका यूज़ जो है वो डिफेंस के सेक्टर में किया जाएगा, डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया जाएगा। नाटो की अगर हम बात कर लें तो नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के द्वारा बना था, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। तो ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है माना जा रहा है कि अब नाटो भी अपना डिफेंस में जो योगदान है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि अभी जो पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इराक ईरान के बीच टेंशन है, यूएस भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो इसे देखते हुए हर ग्रुप और हर कंट्री अपनी सेफ्टी के लिए चिंतित है। पेपर 3 से रिलेटेड अगर हम देख लें तो बीज उत्सव के बारे में ये बताया गया है। बीज उत्सव एक सीड फेस्टिवल है 4 दिन का, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों के ट्राई जंक्शन पे हो रहा है, और इस फेस्टिवल में एम्फेसाइज किया गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनस सीड्स का, जिसके थ्रू एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी इंश्योर किया जाता है। और ये जो बीज उत्सव है ये 60 से ज़्यादा पंचायतों में चलाया जाएगा एक साथ, इन तीनों ही स्टेट्स के, और इसमें जो है वो और भी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे कि बीज संवाद या सीड डायलॉग जिसको कह लीजिए, बायोडाइवर्सिटी फेयर्स लगेंगे, सीड बॉल मेकिंग वर्कशॉप लगेगी, जिसमें ट्राइबल्स को, फार्मर्स को जो है वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा रिलेटेड टू सीड्स। और अगर हम बात करें तो इसमें अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि बीज मित्र अवार्ड, बीज माता अवार्ड। और ये जो बीज उत्सव है ये एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है बांसवाड़ा में, जिसका नाम है वागधारा, इसके थ्रू जो है ये कराया जा रहा है। और ये जो फेस्टिवल इस तरह के होते हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन प्रिजर्विंग एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कि कैसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस ऐसी हों कि सस्टेनेबल हों, फ्यूचर में भी हो सकें, और जो निगेटिव इम्पैक्ट है केमिकल का, फर्टिलाइजर्स का, वो उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम देख लें तो साखलिन वन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। साखलिन वन प्रोजेक्ट की अगर हम बात कर लें तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल इंटरनेशनल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है रशिया में, और ये इंक्लूड करता है डेवलपमेंट ऑफ 3 ऑफ शोर फील्ड्स, छायवो, ओदोप्तो और कुतुनदागी, और ये ओखोस्क सी में प्रेजेंट है। इनका लोकेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ साखालिन आइलैंड, और इसमें जो ऑयल का प्रोडक्शन है माना जा रहा है कि इसमें थोड़ी कमी आएगी जुलाई में, और आउटपुट का जो जितना ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो, चूँकि इनको कुछ मेंटेनेंस का वर्क करना है, तो इस वजह से इसमें प्रोडक्शन में कमी आने की बात कही गई है। तो ये इसका जो लोकेशन है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। साखलिन का ये आइलैंड है, साखलिन आइलैंड जो है वो रशिया में है। फिर अदानी ग्रुप का एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ये अनाउंस किया गया है इसको कि इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट ये बनेगा कच्छ में, गुजरात में, और ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड, सोलर और विंड एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन इलेक्ट्रिकल ग्रिड। तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जा रहा है ऊर्जा के क्षेत्र में। और अगर इसकी बात कर लें तो अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये क्लीन एनर्जी
यूनिट है अंडर अदानी एंटरप्राइजेस का। ये जो है ये 5 मेगावाट का हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है ये यहाँ पे बनेगा गुजरात में। फिर अगर इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लें तो इनकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो कि एक की लोकेशन है, और यहाँ पे ईरान ने बोला है कि इस स्ट्रेट को वो बंद कर देगा। और अभी फ़िलहाल जो सीज़ फायर लागू हो गया है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए भी काम रोक दिया जाए तो जो ऑयल सेक्टर है वहाँ उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट वाटरवेज में से एक है, और वर्ल्ड का काफ़ी जो मेजर परसेंटेज है सी बॉर्न ऑयल ट्रेड इसी के थ्रू होता है। तो अगर इस यहाँ पे किसी प्रकार का डिस्ट्रप्शन होता है तो उसके काफ़ी सीवियर इम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं एनर्जी मार्केट प्राइसेस में। और इंडिया चूँकि काफ़ी मात्रा में ऑयल का इंपोर्ट करता है तो वे वल्नरेबल होता है। तो अगर किस तरह का भी डिस्ट्रप्शन होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे पड़ेगा। और इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑयल के जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये न्यूज़ है कि 2026 में MOSPI अपना पहला हाउस होल्ड इनकम सर्वे करेगा इन 2026, और इस इनिशिएटिव को गाइड करने के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है। तो माना जा रहा है कि इससे जो है वो सर्वे में इसे बेहतर तरीके से सर्वे किया जाएगा। और इसके पहले भी सर्वे काफ़ी तरह के हो चुके हैं, जिसमें कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ है, समय समय पे हुआ है। इसके अलावा 60s में इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड सर्वे हुआ है। और अगर MOSPI की बात करें तो जो उनका लेटेस्ट GDP डाटा है ये इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है फॉर 2024-25 वो 2.31 लाख था इन करेंट प्राइसेस, और इसमें माना जा रहा है कि 8.7% का इंक्रीज़ हुआ है कंपेयर टू 23 एंड 24। और समय समय पे ये सर्वे कराते हैं ताकि इन्हें इंडियन इकॉनमी के जो विभिन्न पहलू हैं उनका पता लगाया जा सके और उस पर वर्क किया जा सके। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की अगर बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये जो है इसके अंदर काम करता है, और ये जो है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी है इन इंडिया फॉर कैरिंग आउट स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़। जितने भी डाटा से रिलेटेड वर्क होते हैं वो इसी के थ्रू किए जाते हैं। और NSO की अगर हम बात करें तो ये बना है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, इसके दो जो हैं वो मेन पार्ट्स होते हैं। CSO की बात करें जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस होता है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, प्राइस स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स एंड अदर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। और NSSO जो है ये कंडक्ट कराता है लार्ज स्केल सैम्पल सर्वे ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, जैसे कि गरीबी कितनी है, रोज़गार कितना है, इन सब चीज़ें, महंगाई का है, WPI वगैरह सारी चीज़ों का देखने का ये काम करता है। तो अब ये नया सर्वे कराने जा रहे हैं। फिर एशिया का एक क्लाइमेट रिपोर्ट आया है, एशियाज़ क्लाइमेट इन 2024। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक न्यू रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि एशिया ने सेकेंड वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड जो है वो एक्सपीरियंस किया है, और इसमें बताया गया है कि एवरेज टेम्परेचर जो है इस साल का 2024 का ये 1.04 डिग्री सेल्सियस अबव रहा है एवरेज टेम्परेचर से, जो कि लास्ट बीते जो 30 साल थे उसमें जो टेम्परेचर रहता था उनके कंपैरिजन में। और जो वार्मिंग ट्रेंड है वो 1991 से लेके 2024 के बीच में दुगना हो चुका है, अगर इसको कंपैरिजन किया जाए 1961 और 1990 के पीरियड को।
द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है WMO के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसमें इन्होंने डिफरेंट रीजनल और इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ली है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बताया गया है कि हीट वेव्स की वजह से मोर देन 450 डेथ्स हुई हैं, और हीट वेव्स में जो टेम्परेचर है वो 45 से 45 से 48 डिग्री के बीच में रेंज में रहा है, और किसी किसी लोकेशन पे 50 डिग्रीज तक जो है वो बढ़ गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि 2024 में बहुत सारे साइक्लोन्स आए थे, डेडली साइक्लोन्स। इसमें जो सबसे डेडली था वो था यागी, और इसका इम्पैक्ट फिलीपींस, वियतनाम, हांगकांग, मकाओ, चाइना, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार पर पड़ा। इसके अलावा रीमल, फेंगाल, दाना, ये भी साइक्लोन्स आए थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साइक्लोन्स की वजह से 90 डेथ्स हुई थी। फिर एक साइक्लोन एस्ना भी आया था अरेबियन सी में, और इसकी वजह से फ्लडिंग हुई थी गुजरात में, और उसमें करीब 50 लोग मारे गए थे। ग्लेशियर्स की बात कर लें तो इनके ऊपर भी काफ़ी इसका सीवियर इम्पैक्ट पड़ा है, और 24 ग्लेशियर्स में से 23 में जो है वो मास लॉस हुआ है, मतलब ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं। और जो विंटर है उसमें स्नोफॉल में कमी आई है, और एक्सट्रीम समर जो है वो बढ़ गया है इन द सेंट्रल हिमालयाज एंड मोस्ट ऑफ द तियान शाह रीजन में। उरुमकी ग्लेशियर की बात की गई है। ये उरुमकी ग्लेशियर नंबर 1 लोकेटेड है ईस्टर तियान शाह में, और इसने अपना मोस्ट नेगेटिव मास बैलेंस रिकॉर्ड किया है सिंस मेजरमेंट्स बिगेन, मतलब पहले जो है मेजरमेंट जो है वो शुरू किए गए ग्लेशियर्स के 1955 में, तो उसके बाद से अभी तक माना जा रहा है कि इस ग्लेशियर में जो है काफ़ी कमी, ये लॉस जो है वो देखने को मिला है। फिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी इसमें एक आर्टिकल था, इसमें इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है। स्टीवन स्पीलबर्ग की एक फिल्म आई थी 1975 में, जॉस करके, और उसने लोगों का जो थिंकिंग है, जो परसेप्शन है शार्क्स के बारे में, उसको चेंज कर दिया था। इस फिल्म में काफ़ी जो है वो इंटेंस बैटल दिखाया गया है बिटवीन ह्यूमंस एंड शार्क, और जबकि उसके अपोजिट शार्क का डिफरेंट नेचर होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है इकोसिस्टम मैनेजमेंट के लिए, स्पेशली मरीन इकोसिस्टम के लिए। और बताया गया है इसमें रिपोर्ट में कि शार्क जो है वो 400 मिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही हैं, और नॉर्मली शार्क्स जो हैं वो किसी भी प्रकार के ह्यूमन हंटिंग में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, ना तो वो ह्यूमंस को खाती हैं। तो एक स्टडी पब्लिश हुई है नेचर में, और उसमें बताया गया है कि ग्लोबली जो शार्क का जो नंबर है वो डिक्लाइन किया है 1970 के बाद 70 के बाद से 71% जो है वो इनके नंबर में कमी आई है। और इसके अलावा अगर शार्क्स की बात करें तो ये एसेंशियल होती हैं फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ मेरीन इकोसिस्टम, और इनकी वजह से जो अदर ओशन के जो मैरीन एनिमल्स हैं उनके बिहेवियर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ये ओवर ग्रेजिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को भी रोकने में हेल्पफुल हैं। तो इनका शार्क से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ साइंस मिनिस्टर से पूछ लिया जाता है कभी कभी। शार्क्स जो हैं वो एक फ़िश होती है, इलास्मोब्रैंक फ़िश होती है ये, इस कार्टिलेजिनियस स्केलेटन होता है, 5 to 7 गिल स्लिट होते हैं दोनों साइड्स पे। फिर SCO की मीटिंग होने वाली है, और इसके लिए इंडिया की तरफ से इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चाइना जाएंगे। ये मीटिंग 26 और 27 जून को होगी, और इसमें ये दोनों इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। SCO की अगर हम बात कर ले तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 2001 में बना था। इसका मेन गोल है टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स ऑन सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़, जिसमें कि टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज़म, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके मेंबर स्टेट्स हैं इंडिया, चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो 2 दिन ये मीट चलेगा SCO का।
फिर एक न्यूज़ आई है बैटल ऑफ ओकिनावा से रिलेटेड। ये 1945 में यूएस ट्रूप ने इनिशिएट किया था बैटल ऑफ ओकिनावा, और ये एज अ पार्ट ऑफ देयर एडवांस टुवर्ड्स मेनलैंड जापान की तरफ बढ़ने के लिए इनका ये एक इनिशिएटिव था। और ये काफ़ी दिन चला, ये लगभग 3 महीने ये बैटल चला था, और इसमें 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें करीब 12,000 अमेरिकन्स और 1,88,000 जापानीज़ जो हैं वो मारे गए थे। तो और उसके बाद जो ओकिनावा है वो यूएस ऑक्यूपेशन में था अंटिल 1972। तो इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। तो ओकिनावा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल निकला है। और अगर हम यूएस और जापान की बात करें तो यूएस और जापान का सिक्योरिटी अलायंस है, जो कि ईस्ट एशिया में एक मेजर पार्ट है यूएस की फॉरेन पॉलिसी का। और ये ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी हुआ है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि 1951 में साइन किया गया था इसे, और उसके बाद इसको 1960 में रिवाइज किया गया था। तो ये इसका लोकेशन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इसका। पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देख लें तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो प्लान कर रहे हैं क्वांटम वैली बनाने का अमरावती में। और जिस तरह से सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में, उसी तरह से क्वांटम वैली बनाई जाएगी अमरावती में। क्वांटम वैली ये जो है वो नेशनल क्वांटम मिशन का पार्ट है, उसी के थ्रू बनेगा। और इसे यूनियन कैबिनेट ने 2023 में अप्रूव किया। और जो नेशनल क्वांटम मिशन है उसका एम है टू स्टिमुलेट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉस्टर इनोवेटिव इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, टू एक्सेलरेट क्वांटम टेक्नोलॉजी लेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो क्वांटम वैली बनाने का जो प्रोजेक्ट है, इसके 3 कंपोनेंट रहेंगे: क्वांटम वैली टेक पार्क, एकेडमिक इंटीग्रेशन और पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। तो माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में अमरावती जो है वो क्वांटम वैली के रूप में एक हब के रूप में डेवलप होगा। HAL ने एक डील फाइनलाइज की है। इसमें जो है वो HAL को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा वाया इसरो, और ये 511 करोड़ की डील हुई है इनके बीच। इसमें जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये SSLVs बनाएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स बनाएगा। ये सैटेलाइट जो व्हीकल है ये कैपेबल होगा लोअर अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम से कम सैटेलाइट्स को इतने वजन से कम सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, और इसके लिए जो है उनको टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। और SSLV की अगर हम बात करें तो SSLV जो है वो इसका डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है। इसके काफ़ी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजिकल जो है इसमें एडवांसमेंट पाया गया है, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है फॉर लॉन्चिंग नैनो, माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट्स। तो इनका भी काफ़ी डिमांड है। तो अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो स्पेस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा। और इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। KL राहुल ये फर्स्ट एशियन ओपनर बन गए हैं टू स्कोर 3 सेंचुरीज़ इन इंग्लैंड। और इसके अलावा इसके पहले 2 सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड था, जिसके में सुनील गावस्कर, विजय मर्चेंट और राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री, इन लोगों ने, चारों लोगों ने 2-2 सेंचुरीज़ बनाई थी इंग्लैंड में एज ओपनर्स। तो KL राहुल की जो 3 सेंचुरीज़ हैं ये एक नया माइलस्टोन है फॉर एशियन बैट्समैन इन इंग्लैंड कंडीशन। तो ये आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी।